नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र सारस्वत हेडवे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज और इस परसेंटेज चैप्टर में हम लोगों ने अब तक की दो क्लासेज में जाना है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए इन दो क्लासेज के अंदर। आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है और इस तीसरी क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि परसेंटेज के बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी बेसिक्स पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि भाई हमको पढ़ा है कि भाई फ्रैक्शन टू हमको कन्वर्ट करना था भाई परसेंटेज, और परसेंटेज को कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में। ये हम लोग सीख चुके हैं अभी तक की क्लास में कि भाई जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग। दूसरे हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जिसके साथ ऑफ लगा होता है वो नीचे आता है। हिंदी में जिसके साथ का लगा हो, हिंदी में बोलते हैं जिसके साथ का लगा हो वो नीचे आता है। और इसके अलावा इंग्लिश में तो जिसके साथ देन लगा हो वो नीचे आएगा, या फिर हिंदी में जिसके साथ से लगा हो वो हमारे पास नीचे आएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है। तीसरा हम लोगों ने वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वोटिंग से रिलेटेड भाई वोट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन उनको ट्राई कर चुके हैं। तो ये पार्ट हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट थर्ड में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दिखाई देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए सभी के सभी स्टूडेंट, क्या इस क्वेश्चन में बोला गया है और कैसे इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 50% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी डिक्रीज बाय 10%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम 15/16, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये तो हो गया इंग्लिश में क्वेश्चन। अब हिंदी में बोल रहा हूं, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, हर में 10% की कमी कर दी जाए तो वो 15/16 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या थी? ऑप्शन है 9/16, 13/16, 7/16 और 11/16। ये चार हमारे पास ऑप्शन है। अब देखो, हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें आप 50% डाल रहे हो, 50% बढ़ा रहे हो, तो उसे आप लोग बोलोगे कि वो अब बन चुका है 150%। मैं एक बार इस लाइन को फिर रिपीट करने जा रहा हूं कि सॉरी, हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। अब अगर उसमें से आप 10% कम कर रहे हो तो 10% तो वो अब अपने आप का 90% रह चुका है। हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है, उसे 10% बढ़ा दो तो वो अब 110% हो चुका है। हर एक नंबर आपके पास 100% होता है, उसमें से 20% कम करने की कह रहा है, 20% की कमी कर दो तो अब वो 80% रह गया है। तो देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई अंश में 50% की वृद्धि, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 15%। 50% अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर अपने आप में 100% है, अंश अपने आप में 100% है। तो जैसे ही आप लोगों ने, जैसे किसी भिन्न को हम लोग x मान लेते हैं, इस भिन्न x को अगर मैं डिवाइड करने जा रहा हूं y से, x को y से डिवाइड करने जा रहा हूं तो x अपॉन y उसका अंश और हर हो गया। ठीक है ना, उस भिन्न का अंश हर हो चुके हैं x और y। अब x बढ़ गया है 50%, तो इसका मतलब यह है कि x में 50% की वृद्धि होने के बाद वो अपने आप में 150% हो चुका है। हर में कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, तो ये अपने आप में एक तरह से 100% है। 10% कम करोगे तो ये सर 90% रह चुका है। 90% ये हमारे पास रह चुका है, जो कि बराबर है, अगर हम देख पा रहे हैं तो 15/16 15/16 के बराबर है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो। तो देखो, परसेंटेज तो सबसे पहले ये 0 और परसेंटेज तो ये कैंसिल हो गया। 15 भी कैंसिल इस 15 से हो चुका है। यहाँ सिर्फ 9 बचा है। 9 इधर पक्षानंतन करोगे तो x अपॉन वाई, मतलब हमारा जो मूल भिन्न था, ओरिजिनल भिन्न था, वो आ चुका है 9/16। ये हमारा इस सवाल का जवाब हो चुका है और क्वेश्चन में बस यही चीज पूछी गई थी। एंड देन आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इस सवाल का जवाब हो चुका है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। तो क्लियर हुआ सबको जो मैंने बताया यहां तक? आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पॉइंट पर ध्यान देना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें 50% जमा कर दोगे तो वो 150% हो गया। अगर उसमें से 10% घटा दोगे तो वो 90% रह गया। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां पर हम लोग इनकम पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ए मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड 20% ऑफ द रेस्ट। ध्यान देना, 20% ऑफ द रेस्ट मतलब बचे हुए का 20%।
on the education of his children and 25% rest on other expenditure, thus he save 3645 rupees. Find his total monthly salary। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आया सभी को समझ में? हिंदी में बोल देते हैं चलो और अच्छे समझ में। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान का किराया दे देता है, शेष वेतन का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, शेष वेतन का 25% अन्य मदों पे खर्च करने के बाद 3645 रुपये उसके पास बच जाते हैं। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 7000 रुपये, 7500 रुपये, 6750 रुपये और 8000 रुपये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा, माना उस पर्सन की मंथली सैलरी 100 हो चुकी है। इस 100 में से अगर वो बंदा 10% रेंट दे चुका है तो 10% तो मतलब 100 का 10% होता है 10। तो अब जो उसके पास रिमेनिंग बचे हैं वो है 90। ये है उसके पास बची हुई इनकम, शेष, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर शेष। तो शेष इनकम है 90। क्वेश्चन की अगली लाइन की 10% जब वो किराया दे चुका है तो उसके बाद शेष वेतन का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो शेष कितना है हमारे पास 90 का 20% हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 20% 10% 9 दूनी 18 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो बेटा अभी भी उसके पास बच के हैं 72 रुपये। अब रिमेनिंग उसके पास ये 72 रुपीज है। आ रहा होगा सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन की अगली लाइन पर आते हैं, ध्यान देना। अब क्वेश्चन में कहा है शेष वेतन का 25% अन्य खर्चा उसका हो रहा है। शेष का 25% अन्य खर्चा हो रहा है। तो मतलब अगर मैं इस 72 का 25% और निकाल दूं, मतलब इसका 1/4 निकाल दें, दैट इज इक्वल टू 18। 1/4 ये होता है ना, 4 का भाग 25%, 1/4। तो अब बच जाते हैं 18 3 54, कहने का मतलब 54 बच जाते हैं। ये उसके पास रिमेनिंग बचा है। भाई 72 है, 72 में से 18 गए तो 54 उसके पास बच चुके हैं। ये बचा है फाइनल, उसके पास बचते हैं 3645 और हमारे पास यूनिट में जो बची है 54% है। तो हम कहेंगे ये जो 3645 रुपीज है, 3645 रुपए हैं, ये 54 यूनिट की वैल्यू हो चुकी है। गुणा मैं 100 से कर दूंगा एंड देन हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। पहले मैं इसमें देखता हूं किसका भाग जा रहा है। बिल्कुल 9 का भाग जा रहा है। देखो 9 चौक 36, 4 उतरा, भाग टूट गया 0, 9 पंजे 45, कहने का मतलब 405 बार गया। नीचे आया 9 छिक 54, अगर आप देख रहे होगे तो देखो 2 का भाग यहाँ 3 बार, 2 का भाग यहाँ 50 बार और 3 का भाग फिर जा रहा है यहाँ पर, 3 का भाग जा रहा है 135 बार। तो 135 है, यहाँ 50 है, ये गुणा होना है। सिर्फ एक जीरो है, इसमें एक जीरो नहीं है, इसमें तो 3 जीरो है, इसमें एक जीरो नहीं 2 जीरो है, ये भी गया। ए ऑप्शन में 3 जीरो, ये भी गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें एक जीरो है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर। बाकी 135 को 50 से जब गुणा करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 13 पंजे 65 और 55 25 2 6750 रुपये। ये हमारा इस सवाल का आंसर, ये लो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब उसकी मासिक वेतन था 6750। ईयरली इनकम पूछता तो 12 से और गुणा कर देते, उसकी एनुअल इनकम आ जाती निकल के। तो ये तो था पूरा मेथड, पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी हम इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं फ्रैक्शन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना। मान लो उस व्यक्ति की इनकम हमारे पास आई रुपए है, 10% खर्च कर दिया तो 9 आपके पास बचेंगे, 90% मतलब 9/10। 10% खर्च कर दिया, मैं फिर बोल रहा हूं 10% खर्च कर दिया तो बचा 90% मतलब 9/10। बचे हुए का 20% खर्च कर दिया तो बचा हुआ बचे हुए का 80% मतलब 4/5। ठीक है ना? देखो 20% की भिन्न 1/5 होती है, 1/5, 5 में से 1 गया तो 4/5 हमारे पास बचा है। गुणा में 25% और खर्च कर दिया तो बचा है बचे हुए का 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3645। और बेटा अब करना कुछ नहीं है, 4 से 4 कैंसिल, आप लोग देख रहे होंगे सारे के सारे। 9 का भाग और 9 तिया 27, 27 का भाग पूरा पूरा 135 बार गया यहाँ। और जब ये 50 दोनों 10 और 5 गुणा होकर 50, 50 इधर आएंगे 135 से गुणाएंगे तो 6750। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया है। ध्यान देना, 10% की भिन्न होती है 1/10, 10% की भिन्न होती है 1/10, 10 में से 1 खर्च हो गया तो 9/10 बच गया हमारे पास। इसी तरीके से 20% की भिन्न 1/5, तो हम कहेंगे भाई 20% मतलब 5 में से 1 खर्च हो गया तो बचा 4/5। 25% की भिन्न होती है 1/4, इसकी भिन्न 25% की भिन्न 1/4, 4 में से 1 खर्च हो गया तो बचा हमारे पास 3/4। सोल्व किया बराबर 3100 645 के। सोल्व किया तो सी ऑप्शन 6750 रुपए ये हमारा आंसर हो गया। ये जब की बात है बेटा, जब शेष का पूछे तो हम लोग इस तरीके से सोल्व करेंगे सेकंड मेथड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे एंड देन इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। इन ए 25 लीटर सॉल्यूशन सॉल्ट एंड वाटर, द सॉल्ट इज 10%. If 5 liter of water is vaporized by heating the solution, find percentage of salt in the rest new solution. ये क्वेश्चन में बोला गया है। नमक के 25 लीटर घोल में 10% नमक है। इस घोल में से 5 लीटर पानी को वाष्प द्वारा निकाल दिया जाए, वाष्प के द्वारा निकाल दिया जाए तो शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन 13%, 11.5%, 12 से 1/2%, 10%, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो बेटा आओ इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके पास नमक का जो घोल है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन जो है वो आप लोग देख रहे होंगे सारे के सारे 25 लीटर है। 25 लीटर सॉल्यूशन में 10% नमक है, तो मैं कहूंगा कि सर इसका 10% कितना होता है, तो आप कहोगे 2.5 लीटर नमक हो चुका है, 2.5 लीटर नमक हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं रिमेनिंग कितना बच गया, इसमें से 2.5 माइनस कर लो सर, अब बच गया 22.5%, 22.5 लीटर जो बच गया ये हमारे पास पानी है। 5 लीटर पानी को वेपराइज कर दिया गया है। ये लो सर, इसमें से 5 लीटर पानी को वेपराइज कर दिया, मतलब 5 लीटर पानी को उड़ा दिया गया है। तो अब हमारे पास बचा है पानी कितना, 17.5 लीटर। ये लो 17.5 लीटर। तो क्वेश्चन में कहा है शेष में कितना परसेंट, अब क्वेश्चन में कहा है बचे हुए घोल में कितना परसेंट अब नमक है। एक बात बताइए, 17.5% अपने पास पानी है, ये पानी है 17.5%, क्योंकि 5 लीटर वेपराइज हो चुका है। 2.5 लीटर नमक है, नमक में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नमक पहले भी 2.5 लीटर था और अभी भी 2.5 है। तो आप कहोगे 2.5 लीटर नमक, 7.5 लीटर आपके पास अगर पानी है, दोनों को जमा करेंगे, दोनों को ऐड तो करोगे ना आप लोग कि टोटल सॉल्यूशन अब कितना है। तो अब जो सॉल्यूशन है टोटल, तो आप कहोगे 2.5 तो नमक है प्लस 17.5, अगर हम कहते हैं 17.5 पानी है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 20 लीटर अब सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन अब 20 लीटर है तो मैं कहूंगा कि नमक का परसेंटेज बताइए सभी के सभी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है नमक का अब परसेंटेज कितना होगा, तो आंसर होगा ये 2.5 इस 20 का जो आपके पास 20 नजर आ रहा है, इसका कितना परसेंट है, तो गुणा कर देंगे हम लोग 100 से। तो आप लोग देख पाएंगे सभी के सभी, देखो 0 हटाओगे यहाँ पर 0 आ जाएगा और 25 अट्ठे होते हैं 200, 1/8 और 1/8 का मतलब है 12.5% नमक है। और यही इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल मेथड से मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। 25 लीटर टोटल सॉल्यूशन था, 2.5% 10% अगर आपके पास नमक है मतलब 2.5 लीटर नमक है, 22.5 लीटर पानी है, 5 लीटर वेपराइज कर दिया तो अब बच गया 17.5 लीटर। तो अब हमारे पास हो चुका है टोटल सॉल्यूशन 2.5 लीटर 17.5 20 लीटर। नमक का परसेंटेज आ जाएगा 2.5/200, 2.5/20 में कितना परसेंट है, गुना 100, 12.5%। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं बड़ी गहराई से समझना, जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आपको एक बात याद रखनी है, परसेंटेज वैल्यू वो लेनी है जिसमें चेंजेज नहीं हुए हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, चाहे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। वो परसेंटेज लेना है जब आपके पास कोई घोल आता है, कोई सॉल्यूशन आता है, उसके अंदर 2 क्वांटिटी होती हैं,
तो मिक्सचर की जब दो क्वांटिटी होती है, हमें वो क्वांटिटी का परसेंटेज लेना है, वो आपके पास वेराइटी का परसेंटेज लेना है जिसमें ना तो वो वेपराइज हुआ है ना ऐड किया है। अब नमक और पानी के सॉल्यूशन में पानी को हमने उड़ा दिया, पानी में चेंजेज हुआ है, नमक में थोड़ी चेंजेज हुआ है। तो जिसमें चेंज नहीं होता है उसका परसेंटेज, मैं फिर रिपीट करता हूं, जिसमें चेंज नहीं होता है उसका परसेंटेज। क्यों? क्योंकि जिसकी क्वांटिटी में पहले थी वही क्वांटिटी अब है, तो इसका मतलब कंफर्म हो चुका है उसकी क्वांटिटी नो चेंज। तो कैसे हम वन लाइन में खत्म करेंगे क्वेश्चन को कि आपके पास सॉल्यूशन है वो 25 लीटर है। अब इस 25 लीटर में 10% अगर नमक है तो ये लो 25 का 10% मतलब 2.5 लीटर नमक है बराबर। अब अगर इसमें से 5 लीटर निकाल दें तो सॉल्यूशन हो चुका है 20 लीटर, तो उसमें x% नमक होगा। तो नमक जो पहले था वही अब है। आप लोग सारे समझ गए होंगे, 100 से 100 कैंसिल, भाई आपके पास 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और जब 25 में 2 का भाग लगेगा तो डायरेक्ट x बराबर 12.5%। ये सीधा आंसर आया कि नहीं आया? सभी को क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को खत्म कर दिया। लैंग्वेज ध्यान रखना, जिसको नहीं मिलाते हैं या नहीं वेपराइज करते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है उसका परसेंटेज, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है उसका परसेंटेज लेना होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो ये लोग पास और फेल के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इन क्वेश्चन को एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अब हम उठाएंगे। क्या इन क्वेश्चन में बोला गया है? A student has get 40% marks in the exam to do pass। कहने का मतलब यह है पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन उसको 30% अंक मिलते हैं सॉरी, देन फेल्ड बाय 12 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है हिंदी में, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 30% अंक मिलते हैं, ये लोग 30% उसको अंक मिले हैं, 30% अंक मिले हैं, और वो 12 से फेल हो गया। पूर्णांक क्या है? 170 है कि 120 है कि 160 है कि 150 है? पूर्णांक है क्या? पूर्णांक मतलब कितने नंबर का वो पेपर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हम लोग इनको ट्राई करेंगे। अरे बंदे को चाहिए थे 40% मार्क्स, लेकिन वो 30% तो ले ही आया ना। चाहिए थे 40% ले आया, 30%, कहने का मतलब बेचारे के 10% ही तो कम रह गए। और ये जो 10% है उसकी वैल्यू यूनिट में दी गई है, अंकों में दी गई है 12। तो 12 अगर 10% है तो पास होने के लिए पूर्णांक जो चाहिए वो गुणा में 100, क्योंकि 100% एग्जाम का पेपर होता है। कहने का मतलब 120 अंकों का वो पेपर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ सारे। क्वेश्चन की अगली लाइन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उनको हम लोग उठाते हैं। इन ए विलेज द फीमेल एंड मेल आर इन द रेशियो 3:2। 20% ladies and 25% male are uneducated, it means illiterate। then find the percentage of educated मतलब literate persons। एक गांव में पुरुष महिलाओं और पुरुष का अनुपात 3:2 है। 20% तो महिलाएं और 25% पुरुष अशिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं? ऑप्शन है 22%, 75%, 78% और बेटा 24%। तो आइए अपन इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझते हैं। आओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो, गांव में जैसे बोला गया वैसे हमने कहा। अनुपात जो दिया गया है F का M के साथ, मतलब फीमेल का मेल के साथ दिया गया है, जो कि है 3:2। ये है इनका अनुपात। तो अब मैं कह रहा हूं कि मान लो 30 अगर महिलाएं हैं तो 20 पुरुष हैं। आ रहा है 26 में? देखो 30 अगर महिलाएं हैं तो पुरुषों की संख्या 20 है। क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी के सभी, टोटल गांव में पॉपुलेशन कितनी होगी? तो सबको जोड़ोगे तो सर टोटल है 50। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से देखना। 20% स्त्रियां और 25% पुरुष अशिक्षित है, मतलब इलिटरेट है। तो 20% अगर इलिटरेट है, लिटरेट का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 20% अगर इलिटरेट है महिलाएं तो 80% निकाल दो इसका।
तो पढ़ी लिखी महिलाएं इसका 80%, इट मीन्स 24 हैं सर पढ़ी लिखी महिलाएं। पुरुष की अगर मैं बात करूं, पुरुष अगर 25% अशिक्षित हैं, पुरुष अगर 25% अशिक्षित हैं तो आप कहोगे कि भाई शिक्षित कितने हैं, 75%। तो 20 का 75% जब मैं निकालूंगा तो हम कहेंगे कि भाई 15 जो है यहाँ पर पुरुष शिक्षित हैं, 15 पुरुष शिक्षित हैं। तो टोटल कितने शिक्षित हैं, 24 और 15 को जमा कर देते हैं, 24 में 15 जोड़ देते हैं, दैट इज इक्वल टू 39। 39 शिक्षित हैं। तो 39 जो शिक्षित हैं वो किसका है शिक्षित, 50 का। कितना परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। 50 का डबल 100 होता है, आप लोग सब जानते हैं, और 39 का डबल 78। 78% टोटल शिक्षित हैं, और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे सभी को समझ में, तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अभी आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन था ये, वैसा का वैसा क्वेश्चन वापस से आ चुका है। क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। इफ 40% द न्यूमरेटर इज इंक्रीज एंड 20% ऑफ डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, देन फ्रैक्शन बिकम 28/24। फाइंड द फ्रैक्शन। एक भिन्न 40% की, भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि, हर में 20% की कमी करने पर 28/24 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है वह ओरिजिनल भिन्न क्या है। ऑप्शन है 2/3, 4/5, 3/7, 1/7। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यार अपने को क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है। देखो हमारे पास भिन्न हो चुका है x/y, ये हमारा भिन्न है। अंश में 40% की वृद्धि मैंने आपको समझाया था कि अंश में 40% की मतलब अंश हो चुका है 140%। हर की बात करें तो हर में अगर 20% कमी तो हर हो चुका है 80%, एंड दैट इज इक्वल टू जो हमारा भिन्न निकल के आ रहा है वो हो चुका है 28/24। करना कुछ नहीं है, शून्य से शून्य कैंसिल, 14 का भाग इस 28 में तो 2 बार, 8 का भाग इस 24 में 3 बार। कहने का मतलब वो हमारा जो भिन्न था वो 2/3 था, 2/3 था। और अगर आप देख रहे हो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग और क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लासेज में हम लोग आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, लंबाई के अंदर 20% की वृद्धि अगर हम देख रहे हैं, लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, है ना, इंक्रीज बाय 20%। ब्रेथ में 20% डिक्रीज हो रहा है, तो ब्रेथ 20% डिक्रीज होता है। देन व्हाट विल बी द डिक्रीज बाय व्हाट, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट इज, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आप लोगों को मैंने वैसी चीजें बताई हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमेशा कमी होगी। जब सेम बढ़ रहा हो और सेम घट रहा हो तो हमेशा कमी ही होगी। तो वैसे आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 20%, y की वैल्यू 20%, ये तो घट गए। तो मतलब जब सेम बढ़ रहा हो सेम घट रहा हो तो इसका तो रोल खत्म। तो माइनस में आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 20 गुणा 20/100, इट मीन्स आपका आंसर आएगा 100 से 100 कैंसिल, कहने का मतलब 4% रिड्यूस हो जाएगा। 4%, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो 4% की कमी। वैसे एक बात आप हमेशा याद रखना, जब आयत की लंबाई समान बढ़ रही हो और समान घट रही हो, समान बढ़ रही हो और समान घट रही हो, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे यहाँ पर 20% है तो इस 20 का तो स्क्वायर कर दो और 100 का भाग दे दो। कहने का मतलब 4% हमेशा रिड्यूस होगा अगर 20% बढ़ रहा हो 20% घट रहा हो। कल को सर यहाँ पर 15% बढ़ रहा होता और 15% घट रहा होता तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता। तो आप कहते हैं 15 का तो स्क्वायर कर देंगे सर और 100 का भाग दे देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा उसके क्षेत्रफल में 2.25% रिड्यूस हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये आयत का ही केस है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा हो, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस टाइप का ये क्वेश्चन है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अब हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन में बोला गया है, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगो अनेबल ए पर्सन
to buy 10 kg more mangoes for rupees 500, find the present price of mangoes। क्वेश्चन में कहा है आमों के मूल्य में 20% की अगर कमी हो जाए तो 500 रुपये में 10 आम को अधिक खरीदा जा सकता है, तो आमों का वर्तमान मूल्य कितना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 8 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। ये आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है। मैं इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से तुम्हें सॉल्व करने की बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहले क्या करने जा रहा हूं कि आम का भाव कितना था पहले, भाई पहले की मैं बात करने जा रहा हूं। तो पहले जो आम आ रहे थे वो आ रहे थे x रुपए में 1 किलोग्राम, x रुपए में 1 किलोग्राम आम आ रहे थे। और अब वर्तमान में आम क्या भाव आ रहे हैं, वर्तमान में तो आ रहे हैं सर, ध्यान देखना, वर्तमान में आ रहे हैं 20% कम हो गए, मतलब 80%, कहने का मतलब 4x बटे 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ये वर्तमान में आ रहे हैं। क्यों सर, ये कैसे किया आपने कि यार इस ये 20% था, इसका 20% निकाल कर अगर इसी में से माइनस कर देंगे तो हम कहेंगे कि सर ये 4x का बटे 5 का आ रहा है, मतलब 20% की भिन्न होती है 1/5। आप ऐसे भी कर सकते हो, 20% की भिन्न होती है 1/5। पहले अगर 5x के आ रहे थे, 5x के आ रहे थे, तो अब x की कमी हो गई तो अब आ रहे हैं 4x के। आप ऐसे भी मान सकते हो, ये लो पहले मैंने 5x मान लिया, अब हमारा 4x हो गया। क्लियर हो रहा है, दोबारा से बोल रहा हूं, पहले अगर 5x आ रहा था और अब हमारा वर्तमान मूल्य जो है वो 4x है। बहुत बढ़िया, अच्छे से हम समझ रहे हैं, अच्छे से पॉइंट सोल्व करेंगे अब हम। तो बताओ मार्केट में रुपए कितने लेके जा रहे हैं, मार्केट में रुपए लेके जा रहे हैं 500। तो पहले क्वांटिटी ज्यादा आ रही थी कि अब ज्यादा आएगी, अब ज्यादा आएगी, तो मैं इस 500 को अब वाले भाव से डिवाइड करूंगा, तो मैं कहूंगा क्वांटिटी अब इतनी आ रही है 500 बटे 4x। पहले कितनी आ रही थी, तो मैं 500 में भाग दूंगा, किसका बोर्ड है, आसानी से हम 5x का भाग दे देंगे। तो पहले क्वांटिटी इतनी आ रही थी, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा एंड दैट इज इक्वल टू 10 आम अब ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे सर, 4 का भाग आपने आसानी से इस 500 में दे दिया, 25 पंजे 125, मतलब 125 बार। 5 का भाग मैंने यहां भी दे दिया आराम से कि सर यहां आ चुका है 100 बार। तो आप देख रहे हो नीचे एलसीएम x आएगा, नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो वो तो x आएगा, ऊपर 125 में से 100 गए तो 25 आ जाएंगे, एंड देन बराबर हो चुका है 10 के। अब इस x को मैं उधर ले जाता हूं, तो 10x की वैल्यू मिल चुकी है मेरे पास, ध्यान देखना 10x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ध्यान से देखोगे 25, और x की वैल्यू आ चुकी है 2.5। और जैसे ही x की वैल्यू 2.5 आई तो मैं पहले वाला भाव निकालूंगा, तो 5 को 2.5 से गुना कर दूंगा तो 12.5 रुपये, और 4 को जब मैं 2.5 से गुना करूंगा तो अब जो आएगी भाव वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। 4 गुना 2.5, तो अब वाला वर्तमान वाला भाव पूछा है, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन सी, अगर आप देख रहे हो तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ये पूरा मेथड के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, नहीं तो आप लोग इस क्वेश्चन को और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट वर्तमान मूल्य निकालना सिखा रहा हूं। डायरेक्ट वर्तमान मूल्य कैसे हम निकालेंगे, डायरेक्ट वर्तमान मूल्य, ध्यान देखना, डायरेक्ट से वर्तमान मूल्य निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं है कि अगर मेरे को क्वांटिटी ज्यादा लेके आनी है तो घर से पैसे ज्यादा लेके जाने पड़ेंगे। अगर कोई कमी नहीं होती ना भाई, दुकानदार आमों के मूल्य में कमी नहीं करता ना, तो मैं 500 रुपये में 10 किलोग्राम ज्यादा लेके जाने, 10 किलोग्राम ज्यादा खरीदने के लिए, 10 आम ज्यादा खरीदने के लिए मेरे को घर से पैसे एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ते, अगर कमी नहीं होती तो वो कहता कितने पैसे रुपए एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ते, तो ये जितने परसेंट की कमी हो रही है ना उतना परसेंट निकाल दो बस इस 500 का। 500 का बस 20% निकालना है, 500 का 20%, तो मैं कहूंगा कि 500 का 20% कितना होता है, बस बड़ा आराम से हम का निकालेंगे। 500 का 20% होता है सर 100 रुपये। 100 रुपये मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ते, तब वो 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा देता, 10 आम एक्स्ट्रा देता, तो मैं डायरेक्ट कहता 100 रुपये में आ रहे हैं 10 आम, तो अब जो आम का भाव है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर एक आम की वैल्यू होती तो एक आम आ जाता, और किलोग्राम की बात है तो किलोग्राम आ जाएंगे, तो 10 रुपये हमारा भाव, सी ऑप्शन। बस खत्म क्वेश्चन।
वर्तमान मूल्य निकालने हैं। कल को सर हमें पहले वाला मूल्य निकालना होता तो पहले वाले मूल्य निकालने के लिए वर्तमान मूल्य तो आ ही गया ना। ये जो 10 है ये 20% कम होने के बाद है, मतलब 80 की वैल्यू ही गुणा मैं 100 से कर दूंगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट। कहने का मतलब पहले वाला भाव हो जाता 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम या प्रति आम। प्रति किलोग्राम मान लो या प्रति आम चल रहा है तो प्रति आम मान लेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, जितना परसेंट कमी जितना परसेंट वृद्धि आए तो उतना परसेंट आप लोग अमाउंट का निकाल दो और उतने अमाउंट में हम लोग उतनी क्वांटिटी लेके आएंगे, जो भी क्वांटिटी आपको देगा। बस खत्म क्वेश्चन। क्लियर हुआ सबको जो मैंने पॉइंट बताया? ये भाषा क्लियर हुई जो मैंने समझाया आपको, जो भी अभी तक बातें? तो मेरे हिसाब से तुमको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे सभी के सभी। तो हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। अब देखो, ये इन ए बटालियन 49% सोल्जर्स कैन स्पीक हिंदी, 36% सोल्जर कैन स्पीक इंग्लिश एंड 15% कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। हाउ मच परसेंटेज सोल्जर्स आर स्पीकिंग अनदर लैंग्वेज? सैनिक छावनी में 49% हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं और 15% दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास ये जो लिखा आ रहा है ना 49%, ये 49% जो सैनिक है वो हिंदी भी बोलते हैं, केवल हिंदी भी बोलते हैं, साथ के साथ में वो भी इसमें जुड़े हुए हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। दोनों कौन कौन से? अंग्रेजी और हिंदी। आ रहा है सभी को समझ में? कहने का मतलब इसमें भी 15% जुड़ रहा है और ये 36% केवल अंग्रेजी नहीं है, 36% इसमें केवल अंग्रेजी भी है और वो भी है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मतलब 49% में भी 15% जुड़ रहा है, 36% में भी 15% जुड़ रहा है। तो अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत जो है वो हमारे पास इसमें निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसा करना है, इस 49% में 36% ऐड कर दीजिए तो आप कहोगे कि सर यहां पर केवल हिंदी भी आ चुके हैं और दोनों भाषाएं आ चुकी हैं, यहां पर केवल अंग्रेजी आ चुके हैं और दोनों भाषाएं आ चुके हैं। तो दोनों भाषाएं सर हम 2 बार ऐड कर चुके हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो एक बार माइनस कर दीजिए 15%। ये लो, हमने दोनों भाषाओं को माइनस कर दिया। प्लस में दोनों भाषा अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को हम लोग मान देते हैं कि भाई प्लस में अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या n है। इन सबको जोड़ेंगे तो वो 100% लोग होंगे। बस अब सॉल्व करना बाकी रह गया है। देखो 50 और 36, इसमें से एक ले लीजिए आप लोग, तो 50 हो गया। 50 में 35 जोड़ोगे तो आप लोग कहोगे कि सर 85 हो चुके हैं। 50 में 35 जोड़ा तो 85 और 15 फिर माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो जैसे ही n बराबर निकालेंगे तो 100 में से मैं 70 माइनस कर दूंगा और 100 में से 70 माइनस होते ही तो मैं कहूंगा कि दोनों अन्य भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो चुकी है 30%। ये हमारा आंसर। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो आप लोग, ये लो वेन डायग्राम बना देता हूं मैं जिससे और भी अच्छे समझ में आ जाए। ये डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पर वो 100% लोग हैं जो इस भाषा को बोल रहे हैं कि हिंदी बोलने वाले ये 49% है, ये हिंदी बोलने वाले हैं जो 49% है। और मैंने कहा कि भाई ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये इंग्लिश बोलने वाले हैं जो कि 36% है। तो आप देख रहे हो दोनों भाषाएं बोलने वाले ये 15%, ये 15% 49 में भी आ रहा है, 36 में भी आ रहा है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं वो अन्य भाषा बोलने वाले जिन्हें मैं n बोल रहा हूँ। तो देखो मैं 49 में से 15 माइनस करूंगा, 36 में से 15 माइनस करूंगा, जो वैल्यू लिखूंगा उनको ऐड करूं या 49 और 36 को जोड़ूं, एक बार 15 माइनस करूं, बात वही है। तो n बराबर जो आएगा वो हमारे पास 30% निकल के आ जाएगा और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया होगा सभी को समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। आज का एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लो एक बार। ए कैंडिडेट हैज गेट 36% marks of the total passing marks in an examination. A student obtained 20% marks and failed by 12 marks. Find the maximum marks. एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए, वो 20% लेके आया है तो 12 से वो फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भाई 50, 25, 75, 100 ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पीछे गए हैं, उनको डिस्कस किया था। 36% लाने थे,
लेके वो 20% ही आया है, 16% कम है और इस 16% की वैल्यू क्वेश्चन में 12 बताई गई है, तो मैं कहूँगा कि ये जो 12 है ये 16% की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूशन आपके सामने है, 4 तिया 12, 3 चौक 12, कहने का 3 चौक 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4, मतलब 75 मार्क्स का, 75 अंकों का वो पेपर है। ये ऑप्शन डी जो है इस सवाल का आंसर हो चुका है। तो आई होप आज की क्लास में आप सभी को समझ में आया है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।